हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग जो है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, यानी दक्षिण भारत के इतिहास की ओर बढ़ चले हैं। और दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के क्रम में जो है हम लोग इसके पिछले 2 वीडियोज़ में संगम वंश के बारे में जानने का प्रयास किए थे, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार जो है संगम वंश के जो विभिन्न राजवंश थे, जिसमें हमने चोर, चेर, पांड्य के बारे में जाना। उनके विभिन्न जो शासक थे जिनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जिनसे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, उन सब बातों के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी, बातें की थी। आज हम लोग स्पेशली इस वीडियो में जो है पल्लव वंश के बारे में जानेंगे। और ये जो पल्लव वंश है, इस पल्लव वंश का जो उदय है वह जो है संगम वंश के पतन के पश्चात, यानी संगम वंश के जो विभिन्न राजवंश थे जिनमें चोल, चेर और पांड्य के बारे में हमने पढ़ा था, उन सब के पतन के पश्चात, यानी संगम वंश के पतन के पश्चात जो है भारत के इस क्षेत्र में जो है पल्लव वंश का उदय होता है। तो ये जो भारत का जो ये विंध्य का जो निचली भाग है, यह जो है दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में जो है पल्लव वंश का उदय संगम काल के पश्चात होता है। और इस पल्लव वंश के समानांतर ही है जो वातापी के चालुक्य, यानी यहाँ जो है चालुक्य वंश का शासन चल रहा होता, जहाँ पल्लव वंश का उदय कृष्णा और कावेरी नदी के बीच होता है। यानी यहाँ कृष्णा नदी और यहाँ कावेरी नदी है। इस कृष्णा और कावेरी नदी के बीच जो है पल्लव वंश का उदय होता है। वहीं जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में जो है वातापी के चालुक्य, यानी चालुक्य वंश का उदय होता है। तो ये दोनों जो है, यानी वातापी के चालुक्य और ये जो पल्लव है, ये दोनों जो है समानांतर, यानी एक साथ ही इन दोनों का शासन चल रहा होता है। उसके बाद जो है इस वातापी के चालुक्य के बाद जो है ये वेंगी के चालुक्य आते हैं। उसके बाद जो है ये वातापी के जो चालुक्य है, इसके पतन के पश्चात यहाँ इस भाग में महाराष्ट्र का जो ये क्षेत्र है, इस भाग में जो है राष्ट्रकूटों का शासन आरंभ होता है। और सबसे लास्ट में जो है यहाँ कल्याणी के चालुक्यों का उदय होता है। और उसके बाद इस चोल वंश का, ये हम लोग चोल वंश के बारे में यहाँ इस क्षेत्र में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वो चोल नहीं है जो हमने संगम काल में पढ़ा था। मीन्स संगम कालीन जो चोल रहते वो 400 के ईस्वी के आसपास जो है उनका पूर्णतः पतन हो जाता है करिकाल के मृत्यु के पश्चात। तो ये जो चोल है ये 800 ईस्वी के आसपास इनका फिर से उदय होता है। इस चोल के बारे में अगले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग स्पेशली है इस पल्लव वंश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, यानी पल्लव वंश के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे, बातें करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उससे संबंधित जानकारी हासिल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो दक्षिण भारत के इतिहास का जो हम लोग बात करें तो उसका जो समय काल 600 से 12 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। और क्रमानुसार जो इसके विभिन्न वंश है, तो हमने इसमें देखा कि ये सबसे पहले है पल्लव वंश, जो कि हमने यहाँ देखा। ये क्षेत्र जो है पल्लवों का क्षेत्र है। कृष्णा और कावेरी नदी का जो क्षेत्र है ये पल्लवों का क्षेत्र माना जाता है। तो सबसे पहले पल्लव वंश आते हैं, फिर वातापी के चालुक्य, जो हमने अभी पढ़ा कि ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये वातापी के चालुक्यों का क्षेत्र रहता है। फिर वेंगी के चालुक्य, जो कि ये इनका क्षेत्र है, कृष्णा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है वह वेंगी के चालुक्यों का क्षेत्र रहता है। उसके बाद जो है ये राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट यहाँ पर, यानी कि वातापी के चालुक्यों के पश्चात जो ये राष्ट्रकूट यहाँ महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनका उदय होता है। और फिर अंत में चोल और कल्याणी के चालुक्य सबसे अंत में आते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आइए जो इसका जो सबसे प्रमुख वंश है पल्लव वंश, इसके बारे में हम लोग आज बातें करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। तो ये जो पल्लव वंश है, इसके जो सबसे प्रमुख जो शासक है
ये सिंह वर्मन माने जाते हैं। इसके बाद शिव स्कंद वर्मन और उसके बाद जो है विष्णुगुप्त। तो क्रमानुसार जो है सिंह वर्मन, शिव स्कंद वर्मन और विष्णुगुप्त जो है इसके प्रारंभिक शासक माने जाते हैं। यानी कि अगर मूल रूप से देखिएगा तो सिंह वर्मन के द्वारा जो है इस वंश की नींव डाली जाती है, किंतु अगर इसके वास्तविक संस्थापक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका वास्तविक यानी पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु माने जाते हैं, जिनका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यानी सिंह विष्णु जो है इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिनका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। दोस्तों, ये जो सिंह विष्णु है इस वंश के वास्तविक संस्थापक इसलिए माने जाते हैं कि सर्वप्रथम जो है इनके द्वारा ही जो साम्राज्य के विस्तार का प्रयास किया जाता है। मीन्स ये जो है वास्तविक रूप से अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास करते हैं और साम्राज्य विस्तार के क्रम में जो है या अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते ये कावेरी नदी के तट तक, यानी इस अपने साम्राज्य का जो विस्तार है या कावेरी नदी जो ये क्षेत्र कावेरी नदी, ये कृष्णा और ये कावेरी नदी रहती है, इस कावेरी नदी के तट तक जो है वो अपने साम्राज्य का, अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। तो ये इनके प्रमुख कार्य है जो जिनके वजह से जो है इससे इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वहीं उनके द्वारा जो एक और प्रमुख कार्य है वह मल्लपुरम में जो है आदिवरा मंदिर का निर्माण माना जाता है। तो यह आदिवरा जो मंदिर है जो मल्लपुरम में स्थित है, इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो वरा मंदिर है इसका निर्माण जो है सिंह विष्णु के द्वारा ही कराया जाता है और इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि वरा जो है विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं और ये जो शासक है सिंह विष्णु, इसमें भी विष्णु नाम का जिक्र किया गया है। तो इस वजह से इसको याद करना बहुत आसान है कि सिंह विष्णु के द्वारा जो है वरा मंदिर का यानी आदि वरा मंदिर का निर्माण करवाया गया जो मल्लपुरम में स्थित है। तो सिंह विष्णु से संबंधित दो प्रमुख बातें हमने जानी कि एक तो उसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी के तट तक किया और इसने जो है मल्लपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया। इनके दरबार में यानी सिंह विष्णु के दरबार में एक कवि थे जो भारवी के नाम से जाने जाते थे और इनके द्वारा जो है एक रचना की गई जो किरात अर्जुनियम के नाम से जाना जाती है। इस किरात अर्जुनियम के नाम से जो है यानी इस रचना से संबंधित जो है बहुत से प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मीन्स कई बार ये पूछा जाता है कि भारवी जो है किसके दरबार में रहते थे या भारवी के द्वारा है जो कौन सी रचना की गई है। तो भारवी जो है वो सिंह विष्णु जो इस वंश के वास्तविक संस्थापक है उनके दरबार में रहते थे और इनके द्वारा जो है किरात अर्जुनियम की रचना की गई है। तो यह सिंह विष्णु से संबंधित यानी इस वंश के संस्थापक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आगे जो है इस वंश के अगले जो शासक है वह है नरसिंह वर्मन प्रथम और यह जो नरसिंह वर्मन प्रथम है यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। यानी नरसिंह वर्मन प्रथम इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है जिसका शासनकाल 670 से 95 ईस्वी यानी 695 ईस्वी तक माना जाता है। और इस नरसिंह वर्मन के द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है जो वातापी कोंड के नाम से जानी जाती है। तो ये वातापी कोंड की उपाधि वातापी को जीतकर धारण करता है। ये वातापी दोस्तों ये जो वातापी के चालुक्य रहते हैं यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो ये क्षेत्र रहता है इसकी राजधानी वातापी रहती है और इस वातापी को यह जीत करके जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। उस काल में चूंकि ये एक साथ ही इनका शासनकाल चल रहा होता है तो इस दोनों में बराबर संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है जिसमें कि कई बार जो है ये जो चालुक्य है इन पर आक्रमण यानी पल्लवों पर आक्रमण कर देते थे तो कई बार जो है पल्लव जो है चालुक्यों पर आक्रमण कर देते थे। कई बार ये इन पे भारी पड़ते थे, कई बार ये इन पे भारी पड़ते थे। तो इनके शासनकाल में यानी नरसिंह वर्मन प्रथम चूंकि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहता है इस वंश का तो वह क्या करता है इस पर आक्रमण करके जो इसकी राजधानी रहती है चालुक्यों की
वातापी उस पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में जीत करके अपने कब्जे में कर लेता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और वातापी को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य मिलाने के बाद वह जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। तो इससे भी बहुत बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था, तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम था, वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला। इसके द्वारा जो प्रमुख कार्य है, यानी नरसिंह देव प्रथम जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे इस वंश के, इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य में है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण, यानी इनके द्वारा जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो एकाश्म और सतपेगोड़ा के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ 7 प्रकार के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया, यानी 7 रथ मंदिरों का यहाँ निर्माण किया गया है। ये दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इस वंश से संबंधित कई बार जो है ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा या किस वंश में किया गया था। तो ये जो है पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिसे सप्तपेगोड़ा भी कहा जाता है। और यह जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने और किस वंश में करवाया गया। वहीं जो है इसके शासनकाल में जो है हेनसांग कांची आया था। तो इसकी जो राजधानी रहती है कांची, यानी पल्लवों की जो राजधानी रहती है कांची, वहाँ जो है हेनसांग इसके शासनकाल में आता है। दोस्तों ये जो हेनसांग है हमने हर्षवर्धन वाले वीडियो में पढ़ा था, वर्धन वंश वाले वीडियो में, कि यह एक चीनी यात्री रहता है जिसे यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियाँ हासिल करने के लिए भारत आता है और यह नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करता है। और वह जो अपनी एक पुस्तक सियुकी की रचना करता है। उस सियुकी में जो है यह भारत के विभिन्न स्थितियों के बारे में वह लिखता है। तो वह भारत भ्रमण के दौरान जो है वह यहाँ तमिलनाडु आता है और यहाँ पर जो है यह कांची जो कि इनकी राजधानी रहती है पल्लवों की, तो वह यहाँ भी इसके शासनकाल में आता है। तो यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि जो हेनसांग है वह दक्षिण भारत के किस शासक के शासनकाल में आया था या फिर वह कौन से जगह में आया था। तो वह कांची में आया था और जो है हेनसांग जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में दक्षिण भारत में आया था। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिससे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद एक महेंद्र वर्मन आते हैं शासक के रूप में। इनसे संबंधित बस एक प्रश्न बनता है एग्जाम्स में कि इनके द्वारा जो है मत विलास प्रश्न की रचना की गई है। मीन्स ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न इस महेंद्र वर्मन से बनता है जो मत विलास प्रश्न की जो रचना है इनके द्वारा ही की जाती है। तो मुख्य रूप से एक बिंदु इनके जीवन से संबंधित, इनके शासनकाल से संबंधित हम लोग याद रख सकते हैं कि महेंद्र वर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन की रचना की गई थी। अब इसके जो अगले प्रमुख शासक है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय रहते हैं और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो शासनकाल है 695 से 620 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और इन्होंने जो है कई उपाधियां धारण की जिसमें राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त के नाम से जानी जाती है। दोस्तों यहाँ जो हमने इनके संघर्ष के बारे में बातें की, चालुक्य और पल्लव के संघर्ष के बारे में, तो उस काल में जो ये संघर्ष है यानी कि कई बार तो साम्राज्य विस्तार के लिए होता था या अपने स्थायित्व के लिए होता था कई बार, लेकिन इस काल में जो संघर्ष है यहाँ पर शैव धर्म और जो विष्णु धर्म रहते हैं उनके बीच भी संघर्ष का कारण, यानी उन दोनों धर्मों को मानने वाले जो लोग
लोग होते थे उनके बीच भी संघर्ष का कारण रहता था। कई बार जो है शैव धर्म को मानने वाले और वैष्णव धर्म के मानने वाले जो है ये दोनों आपस में अपने धर्म से संबंधित बातों को लेकर भी टकराते थे। यानी इनके बीच टकराव का दो कारण रहता था, या साम्राज्य विस्तार या कई बार जो है वह धर्म से संबंधित बातों को लेकर के भी जो आपस में उलझते थे, संघर्ष करते थे। तो यहाँ जो है ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय रहते हैं यह शंकर भक्त की उपाधि धारण करते हैं। मीन्स ये जो है एक शैव भक्त रहते हैं। ये शंकर भक्त, राज सिंह और आगम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इनके द्वारा जो है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। यानी इनके प्रमुख कार्यों में जो है कांची का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया जाता है, जो राज सिंहेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस मंदिर को, कांची के जो कैलाश मंदिर है, इसे राज सिंहेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो मंदिर है द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत जो है इस मंदिर से मानी जाती है। दोस्तों हमने गुप्तकालीन कला में पढ़ा था कि जो उस समय जो है 3 कलाओं का विकास होता है, जिसमें हमने देखा था कि उत्तर भारत में जो है नागर शैली का विकास होता है, वहीं जो है दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली का विकास होता है। वहीं जो है मध्य भारत में जो है मध्य भारत में बेसर शैली का विकास होता है। यानी ये जो 3 प्रकार की शैलियों का विकास जो है इस काल में होता है। तो ये जो नागर शैली का जो विकास है यह तो मुख्य रूप से उत्तर भारत के इस क्षेत्र में नागर शैली का विकास होता है, और ये जो द्रविड़ शैली है इसका जो विकास है दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में होता है। यानी स्थापत्य कला से जुड़ी हुई यह शैली मानी जाती है, जिसमें मंदिर निर्माण, स्थापत्य कला आदि शामिल रहती है। और यह जो नागर शैली उत्तर भारत में और बेसर शैली मध्य भारत में, ये जो द्रविड़ शैली है यह दक्षिण भारत में इसका जो है उद्भव और विकास होता है। तो ये जो द्रविड़ शैली है, इस द्रविड़ शैली का जो विकास जो दक्षिण भारत में देखा जाता है, तो इसका सर्वप्रथम जो उपयोग है इस कांची के कैलाश मंदिर से माना जाता है। यानी द्रविड़ स्थापत्य कला की जो शुरुआत है यह कांची के कैलाश मंदिर से मानी जाती है, जिसे राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बीपीएससी से लेकर के यूपीएससी तक में इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है और यह किस वंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। तो यह पल्लवों के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, और यह जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये VVI प्रश्न एग्जाम्स के दृष्टिकोण से माना जाता है। और इसके द्वारा ऐरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। और इनके जो दरबारी कवि है यह दंडी माने जाते हैं, जिसने 10 कुमार चरित्र की रचना की। तो इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि जो दंडी है वह किसके दरबार में रहते थे। तो ये दंडी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, और यह जो है इसने जो है 10 कुमार चरित्र की रचना की। तो जो दंडी है यह तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते हैं। और वहीं जो ये हार्वी है जिसने किरात अर्जुनियम की रचना की थी, ये जो है इस वंश के जो वास्तविक संस्थापक रहते हैं सिंह विष्णु, उनके दरबार में रहते हैं। तो इससे भी बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों दक्षिण भारत के इतिहास के जानने के क्रम में जो हम लोग पल्लव वंश के बारे में आज हमने विस्तृत जानकारी हासिल की, जिससे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो इसके बाद आप लोग किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट बनाइए, तो क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से और आसानी से बनेंगे और याद भी होंगे। और जब क्वेश्चन अच्छे से बनता है, आसानी से बनता है, तो वहाँ आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बेहतर रहेगा एग्जाम्स के दृष्टिकोण से कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है प्रश्न उत्तरों का एक सेट बनाइए, जिससे आपको आपके पढ़ाई में लाभ मिलेगा, आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से वो अच्छा रहेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश है उनके बारे में बातें करेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।